ठप्पा कर दिया जाता है कि ये शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, इन्होंने गरीबों को ठगा है, इन्होंने किताबों में पैसे लिए हैं। वेतन तय किया जाए कि इस वेतन के अंतर्गत जो एक श्रमिक के हिसाब से भी अभी नहीं है, उसको एक लेवल तक तय किया जाए कि इसमें हमारे परिवार के जीवित रह सकते हैं। तो यानी कि इस देश में 370 के लिए धाराएं इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी धारा है कि चेंज नहीं हो सकती। नहीं, इस पे भी विचार हुआ है, लेकिन जब हम उसी तरह, चूंकि आपको पूरी बातें ना पता हो, उनसे कुछ सुविधाएं ले सकते हैं, उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, बट उनमें हम दावे नहीं कर सकते। क्लास के टाइम भी बच्चा वो परेशान करता है, तो एक माता होने के कारण ना हम माता का फर्ज निभा पा रहे हैं, ना एक शिक्षक होने के कारण हम अच्छे से शिक्षा दे पा रहे हैं क्लास में। किसी भी समाज को दिशा देने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इन शिक्षकों को सही दिशा देने में किसी न किसी व्यक्तित्व का हाथ ज़रूर होता है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती रितिका दुबे जी, जो कि वित्तविहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। रितिका जी, एक ऑनेस्ट सवाल से शुरू करते हैं। एक टीचर जो अपने ही साथी टीचर्स के लिए सड़क पर उतरती हैं, तो ये बात आपके मन में कहाँ से आई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है? हम भी एक शिक्षिका हैं और हमने ये देखा कि हम जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, उससे कोई समाज में हम सम्मान तो है, लेकिन एक पारिवारिक जीवन और वेतन से रिलेटेड कुछ हमारी समस्याएं थी जो समाज में नहीं जा पा रही थी या सरकार के पास नहीं जा पा रही। आर्थिक रूप से हम बहुत कमज़ोर थे वित्तविहीन शिक्षकों की। वहीं से मुझे जो उनकी समस्याएं रूबरू हुई, वहीं से मेरे दिमाग में आया कि इनके लिए अब लड़ना ज़रूरी है और अपने लिए भी लड़ना ज़रूरी है। ये लड़ने से बड़ा अच्छा एक बात याद आई कि आपके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत तेज़ तर्रार व्यक्तित्व वाली रितिका दुबे जी हैं। तो ये जो व्यक्तित्व है, इसके पीछे आपके पिताजी लोकतंत्र सेनानी भी थे, आपकी माताजी खुद एडवोकेट हैं, आपके परिवार में कई लोग एडवोकेट हैं, आप खुद एलएलबी हैं। तो ऐसे में ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या ये जो तेज़ तर्रार व्यक्तित्व है, इसके पीछे ये कारक हैं कि कुछ और भी कारण है? नहीं, पहला कारक तो मेरा पारिवारिक ही पृष्ठभूमि है, जो एक बालिका होने के कारण, बच्ची होने के बाद भी मेरे पिताजी ने हमको उसी माहौल में वातावरण रखा। वाकई वो माता पिता की ही देन है। मेरे माताजी भी बहुत तेज हैं, वही माहौल मेरे परिवार का रहा। अब कुछ समस्याएं जब आती हैं तो उसको हमको बचपन से ही सिखाया गया, उससे लड़ना। उसी का नतीजा है कि आज हम इस रूप में हैं और आपके सामने हैं। पिछले 2-3 दशकों में प्राइवेट स्कूल्स का बहुत ज़्यादा आना हुआ है। जी। प्राइवेट स्कूल्स में भी शिक्षक काम करते हैं। आप लगातार कई ज़िलों में आप दौरे पे होती हैं, कई शिक्षकों से मिलती हैं। तो आपको कौन सी ऐसी घटना आपको याद है जिसको लेकर के आपके मन में आया कि सच में शिक्षकों की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, उनके लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है? हम पहले बनारस से ही बात करें। बनारस में ऐसे विद्यालय जब लड़ने के लिए आगे उतरे, इसमें एक दो विद्यालयों की मैं प्राइवेट बात करूं तो वहाँ पे मेरे जब टीचरों से मिले तो हम बात करते हैं उनसे बहुत आगे की चीज़ों की कि हमें अन्य सुविधाएं मिले। वास्तविकता है कि 5 से 10 हज़ार के बीच में हमारी तनख्वाह होती है, जो हमारे विद्यालय, माध्यमिक के विद्यालय, जो आप एक बिलीव नहीं करेंगे, सर्वाइव करने के लिए तो है ही नहीं। हम आगे भविष्य बनाना तो दूर, अगर हम रोज चीज़ों को चाहें कि हम अपनी वास्तविक चीज़ों को जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, बिल्कुल वो कम है। अगर एक बार एक टीचर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, मैम अभी आप हमें किसी अन्य क्षेत्रों में विचार करें कि मुझे ये पाना है वो पाना, मैं तो अभी जी ही नहीं पाता हूँ। अगर उनकी वाकई पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, उनके पिता पेंशन ना पाए या पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी ना हो, तो वो अपने भी नहीं जी सकते, परिवार तो छोड़ दीजिए जीवाना। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो बहुत कठिन चीज़ है ऐसे सर्वाइव करना टीचरों के लिए। और समाज में हम शिक्षक हैं, अगर हम उस चीज़ को नहीं समझ रहे, हम संतुष्ट नहीं है, तो बच्चों को हम अच्छी पढ़ाई नहीं दे पाएंगे। तो शिक्षकों की ये जो दुर्दशा है आज के समय में, और इसमें कह सकते हैं स्कूल मालिकों का भी एक अलग उनका वक्तव्य है कि रेवेन्यू ही इतना नहीं जनरेट होता है, किसी तरह हम उनको एक तरह से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो सरकार की क्या भूमिका देखती हैं आप इसमें? जी, हम अभी 70% लगभग हमारे यूपी में प्राइवेट स्कूल हैं जो हमारे शिक्षा विभाग की जिम्मेदारियां लिए हुए हैं। तो उन 70% टीचरों के लिए या शिक्षा विभाग, चाहे वो प्रबंधक हो या शिक्षक हो, सरकार की एक भूमिका होनी चाहिए कि अगर हम उनकी जिम्मेदारी निभा रहे तो उनको भी कुछ हमें अपनी तरफ से सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी है। जैसे मूल्यांकन करना, बोर्ड एग्जाम्स की ड्यूटी करना, अन्य सारी जिम्मेदारी, अगर प्राइवेट स्कूल ना हो
तो अकेले वो सरकार के विद्यालय राजकीय हो चाहे या माध्यमिक के विद्यालय, वो नहीं संभव है। तो कुछ हमारे लिए भी होना चाहिए कि अगर आप जिम्मेदारियां उनकी शेयर कर रहे हैं तो हमारे लिए भी उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं जो सरकार हमें करे और सुविधा उपलब्ध कराए। न्यूज़पेपर्स में आता है कि सरकार कुछ ना कुछ टीचर्स के लिए लेके आने वाली है और ये खेल बहुत दिनों से चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, आप इस पे कुछ अगर प्रकाश डालना चाहें कि क्या सच में कुछ लेके सरकार आने वाली है, कुछ योजनाएं हैं या सिर्फ ये गोल गोल घुमा करके एक समय काटने देखिए, वाली हम बात है? तो 2008 में मेरा संगठन, जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं, हम तो 15 से जुड़े हैं, 2015 से, लेकिन 2008 से संगठन प्राइवेट स्कूलों के लिए काम कर रहा है, उस पे किया गया। हर सरकार आती है और आपको कोई ना कोई अपना एक आश्वासन देके अपना कार्यकाल बिता लेती है। तो ये अभी तक हम शिक्षक धोखा ही पाए हैं। जो सरकारें हमारे आई हैं वो अपना समय बिता के अगली बार के लिए आश्वासन देती है कि अगली बार आप हमें ले आइए, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। बट अभी तक 3 सरकारों को हमने देखा, अभी उन्होंने कुछ किया नहीं। आप लगभग 8 ज़िलों में घूमती हैं और आप, मुझे लगता है कि हर ज़िले की एक अलग समस्या है, वो चाहे वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति हो, चाहे वहाँ का मिनिमम वेज हो, ये कई तरीके की समस्याएं हैं। लेकिन तब भी आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको टीचर्स के लिए तकलीफ देती है? पहले तो हमारा सेवा सुरक्षा नियमावली, आप प्राइवेट स्कूल को अगर देखें तो हम कभी भी विद्यालय से निकाले जा सकते हैं। तो सरकार को एक एक नियमावली हमारे लिए बनानी चाहिए जिससे हम टीचर्स को अपने भविष्य के लिए, मान लीजिए हमने 20 साल किसी विद्यालय को दिया और किसी दिन हमें विद्यालय से निकाल दिया जाता है, तो एक नियम के तहत हम रहें कि कम से कम अगर हमने आपको 15 साल 20 साल समय दिया तो वो सुरक्षा होनी चाहिए मेरे सेवा काल की, मेरे सेवा की, कि हम आपको इतने दिन बाद अगर आपने मेरे पास काम किया तो हम उसको निकाल नहीं सकते। एक नियमावली के तहत तो पहले हमें रखें, फिर बाद में वेतन या अन्य चीज़ें। हम सबसे सुरक्षित अपने भविष्य को ही लेके हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, बट हम एक समय कार्यकाल के बाद मेरे साथ अनिश्चितता है कि हम कभी विद्यालय से हटाए जा सकते हैं। तो एक नियमावली होनी चाहिए सरकार की तरफ से। लेकिन इसमें रितिका जी, आपको दोनों पक्षों पे भी बात करने की आवश्यकता होगी। जी। क्या आप विद्यालय, जो प्राइवेट विद्यालय चला रहे हैं लोग, कभी आपने उनसे भी उनके दर्द के बारे में बात करने की कोशिश की? क्योंकि मेरी कई लोगों से बात होती है और बहुत बड़ा बैकलॉग फीस के तौर पे ड्यू रहता है। जी। अधिकतर कोई ऐसी नियमावली नहीं है कि बच्चा, अगर आपके यहाँ उसने 2 साल 1.5 साल फीस नहीं दी तो वो किसी भी तरह से टीसी का जुगाड़ करके किसी दूसरे स्कूल में चला जाता है। ऐसे समय में किसी तरह स्कूल को सर्वाइवल कराना, फिर टीचर्स को बहुत अच्छी सारी सेवा नियमावली के अनुसार उनको वेतन देना, तो ये आपको नहीं लगता है कि इतना टफ है, इसको नहीं, कैसे ठीक किया आप जाए? इसको हम करेक्ट करना चाहेंगे। हम प्रबंधक से, मेरा कोई ऐसा डिमांड नहीं है। हमने आपसे पहले ही अपने शब्दों में कहा कि हम सरकार के 70% को जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी हमारी है कि हम शिक्षकों को लें और शिक्षकों के लिए सुविधा दें। प्रबंधक, वास्तविकता है कि जितने क्षमता है उस हिसाब से वो दिया हुआ है। और आप एक मुद्दा ये भी समझें कि अगर हम शिक्षकों को प्रबंधक कहीं ना कहीं रखा हुआ है तो वो एक रोजगार भी दे रहा है, वो अपनी क्षमता से हमें पेमेंट दे रहा है, तो उसकी क्षमता ही उतनी है जितना वो दे रहा है। तो हो सकता है कुछ ऐसे कारण हो कि वो ना दे पा रहा हो, तो उसमें हम किसको मदद कर रहे हैं? शिक्षा तो हम आपके प्रदेश के बच्चों को ही कर रहे हैं, शिक्षित ही कर रहे हैं और आपका रेशियो बढ़ा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी हम सरकार से डिमांड करें। प्रबंधक तो अपने हिसाब से जो दे रहा है, वास्तविकता है कि फीस कहीं ना कहीं एक बैकअप चलता है, जो बचा रहता है या अगले में फीस ऐड होता है, वो सारी चीज़ें प्रबंधकों की भी एक बड़ी समस्या है कि हमारे फीस के लिए कोई नियम नहीं है, कब फीस आते हैं नहीं आते। और प्रबंधक को भी सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है कि अगर आपके पास फीस नहीं आती तो चलिए हम दे देते हैं मदद। लेकिन अगर ये शिक्षकों को वेतन देते हैं तो हम प्रबंधक भी अन्य चीज़ों में मैनेज कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग में या अन्य सुविधाओं दे सकते हैं बच्चों को। लेकिन जब शिक्षक ही हमारे संतुष्ट होंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो हमारी कहीं भी डिमांड प्रबंधक से लेके नहीं है, हमारी जब भी है तो हमारी सरकार से है कि सरकार के हम जिम्मेदारियों को ले रहे, उनके बाहर को संभाल रहे, तो सरकार को हमारे बारे में विचार करना चाहिए। फिर मैं घूम करके उसी जगह पे आ रहा हूँ रितिका जी। मैं कह रहा हूँ कि रूट कॉज पे अभी भी जाने की आवश्यकता है। एक कोई उद्यमी करोड़ों का सेटअप लगाता है, जी। फिर उस पे ये ठप्पा कर दिया जाता है कि ये शिक्षा माफिया है, इन्होंने गरीबों को ठगा है, इन्होंने किताबों में पैसे लिए हैं, इन्होंने ड्रेस में पैसे लिए हैं। इतनी सारी विताड़ताओं के बाद
वो किसी तरह सर्वाइवल कर रहा है। उसी में कोविड जैसी महामारी भी आती है, उसमें भी वो लेकर के चल रहा है। तो क्या सिर्फ एक तरफ से सिर्फ शिक्षकों के लिए ही बात होनी चाहिए, या सरकार तो आपको नहीं लगता कि आप सरकार से कुछ ऐसा नियम बनाए कि एक सब्सिडी मिले प्राइवेट स्कूल्स को, कि जिसके थ्रू वो कम से कम टीचर्स के जीवन को अच्छा कर पाएँ, पीएफ दे पाएँ, ग्रेच्युटी दे पाएँ? इस पर कभी कुछ आपकी बात जी, हम लोग ने पीएफ के लिए भी बात रखी थी कि सरकार की तरफ से ये नियम जब आता है, जब हम टीचर्स को वेतन चेक किया उसके थ्रू देते, तो पीएफ बहुत से स्कूल अभी भी कटवाते हैं, पीएफ कटते हैं, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से तब होगा जब आप प्रबंधक वहाँ पे डाले और वहाँ से आए। लेकिन वहीं पे फिर मुद्दा आती है, जब तक सरकार सहयोग नहीं करेगी, विद्यालय प्रबंधक और विद्यालय और शिक्षक सारे एक परिवार हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बेस चाहिए सरकार से। तो सरकार की ही ज़रूरत है कि हमें कुछ सहयोग करे, हम विद्यालय में फिर परिवार को अपने संतुष्ट करके रखें। 2 मिनट के लिए कल्पना करते हैं कि आप इस उत्तर प्रदेश सरकार में एक एमएलसी के पद पे, जी, हम ये कल्पना करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि रितिका जी अगर कुछ करेंगी अपनी कलम से तो क्या करना चाहेंगे जिससे इस तरह की समस्याओं से निपटारा हो सके? नहीं, पहले तो हम समस्या करेंगे जो शिक्षकों के बीच में एक वेतन की सबसे बड़ी समस्या है। आर्थिक पहले हमारे किसी भी जीवन का पहला चीज़ होता है, हमें जीने के लिए अर्थ चाहिए, भोजन चाहिए, तो हम अभी भोजन की ही जरूरत नहीं है, तो एक वेतन तय किया जाए कि इस वेतन के अंतर्गत जो एक श्रमिक के हिसाब से भी अभी नहीं है, उसको एक लेवल तक तय किया जाए कि इसमें हमारे परिवार के जीवित रह सकते हैं। उसके बाद आगे किया जाए कि इनको सुरक्षित नियमावली या किसी तरह दिया जाए। फिर विद्यालय को हमारी ज़रूरत जहाँ पे होती है, विद्यालय की जो डिमांड होती है, जैसे कुछ चीज़ें विद्यालय को हमें चाहिए, विद्यालय हर प्रबंधक उतना सक्षम नहीं है कि इनकम से करे, अगर उसमें कुछ हमें सुटेबल करके अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं जिससे वो विद्यालय और आगे बढ़े, हमें बच्चों की संख्या बढ़े, क्योंकि हमें बच्चों को ही उद्देश्य लेके चलना है, तो हम बच्चों के लिए ऐसी सुविधाएं वहाँ से उपलब्ध करते हैं कि वो चीज़ें शिक्षक हमारे भी संतुष्ट हो जाएं और हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें, उसके भविष्य के उज्जवल भविष्य बने। तो आपको क्यों नहीं ऐसा लगता है कि आप सरकार से ही ऐसी डिमांड करें कि सारे जो सेक्टर्स हैं उसको ट्रिपल पी मॉडल पे लेकर के आ जाएं? तो पीपीपी मॉडल पे आएंगे तो उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला जो एक तरीका है, उस तरीके से भी क्या सरकार सारे स्कूल्स में वो एक तरह से पार्टनर हो जाए और इस तरह की जो नियमावली को लागू करा दे? क्या ये नहीं, संभव है? इसमें कुछ समस्याएं हैं, जो हमारी मान्यता की धाराएं हैं उसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं हो सकती। वो हमारी धाराओं में ही कहा गया है कि इसमें केवल प्रबंधक और उनके विद्यालय उससे है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं आ सकती। उसके लिए हमें धारा परिवर्तन करनी पड़ेगी, जो हमारी मान्यता ही मिली है उसमें ये ऐड नहीं हो सकता। तो यानी कि इस देश में 370 के लिए धाराएं इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी धारा की चेंज नहीं हो सकती। नहीं, इस पे भी विचार हुआ है, लेकिन जब हम उसी तरह, चूंकि आपको पूरी बातें ना पता हो, हमारा जब ये वित्त पोषित और इनसे अलग हुए तो एक ये अलग ही मान्यता के रूप में लाया गया, वो अलग ही दिया गया। लेकिन इसमें यही है कि हम उनसे कुछ सुविधाएं ले सकते हैं, उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, बट उनमें हम दावे नहीं कर सकते। कभी एक ऐसा समय आया जब किसी शिक्षक एमएलसी के साथ बैठना हुआ और आपने उनसे ये सब चीज़ें अवगत कराई, तो उन्होंने अपनी भी कुछ मजबूरियां आपसे गिनाई हों? जी, उन्होंने जो वर्तमान में या जब भी रहे, पहले के भी पूर्व के भी रहे, उन्होंने कहा कि सदन में हमारी बातें रखी जाती हैं, सुनी नहीं जाती या सरकार उस पर कार्य नहीं करती। तो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हम शिक्षक के लिए गए हैं तो हमें आवाज़ तो बार बार उठानी चाहिए, चाहे वो सदन हो या सड़क हो, दोनों जगह जब हम काम करते हैं तभी रिजल्ट मिलता है। अभी यूपी टीचर्स के कई एसोसिएशंस हैं, कई यूनियंस हैं, जैसे शिक्षक दल है, महासभा है, संघ है, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह के ये जो कई जो उनके यूनियंस हैं, इसके नाते शिक्षक बट गया है, जिससे उनकी जो आवाज़ है वो एक होकर के एक जगह नहीं पहुंच रही? बिल्कुल सही जगह आप पहुंचे। हमें कमज़ोर होने का कारण यही है कि कहीं भी हमारी संख्या, अगर हम दल में बट जाते हैं तो कहा गया है ना कि अगर आप बट जाओगे तो फिर आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अभी आप धीरे धीरे देखिएगा शिक्षक संगठन और माइनस होते जा रहे हैं। शिक्षकों की आवाज़ सदन ना जाने का कारण यही है कि अगर कोई गुट आप इकट्ठा होकर आंदोलन करे तो एक संख्या बल्क में ज़्यादा रहती है, लेकिन जब हम डिवाइड हो चुके हैं तो हम आवाज़ ही अपनी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, हम संघर्ष मजबूती से नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। हम जो दलों में बढ़ चुके हैं, विभागों में बढ़ चुके हैं, संगठनों में बढ़ चुके हैं, इसी कारण हमारी आवाज़ वहाँ तक। जबकि शिक्षक तो शिक्षक है, वो चाहे वो डिग्री कॉलेज का हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे हमारे माध्यमिक का हो, समस्याएं शिक्षकों की लगभग सबकी एक होती है। तो संगठन अगर एक है तो वास्तविकता है कि हमारी आवाज़ वहाँ पे ज़्यादा जाएगी और हम समस्याओं को जल्दी समाधान भी कर पाएंगे। आप खुद एक एमएलसी प्रत्याशी हैं और आने वाले समय में चुनाव भी एकदम सर पे है,
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रितिका दुबे जी को ही कोई वोट क्यों दे? क्या ऐसा देने वाली हैं जो कि शिक्षकों को पिछले एमएलसी लोगों ने नहीं दिया? तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। जी, रितिका दुबे संघर्षशील है, आपके लिए लड़ेंगे और लड़ा भी है। हमने 10 साल से संगठन में लड़े भी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बात नहीं मानी जाती हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि वो चीज़ें हमने मनवाई। आप अगर बनारस में हैं तो कुछ जगह टीचरों से पूछिएगा, संघर्ष करके हमने वो वहाँ किया हुआ है। रही बात सदन की, तो सदन में जब तक आप मजबूती से अपनी बात नहीं रखते, तब तक वहाँ से आवाज़ आपको रिप्लाई नहीं मिलता। तो ये मेरा पूर्णतः विश्वास है कि हम अपनी बात सदन में मजबूती से रखेंगे, अब वहाँ से कुछ रिजल्ट अपने शिक्षकों के लिए ले ही के आएंगे। नहीं, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत बार आवाज़ बुलंद की, बहुत सारे मोर्चों पे आपने लड़ा है, तो कोई ऐसा एक जिक्र आप यहाँ पे करना चाहें कि हाँ, ये चीज़ मैंने आंदोलन किया और उसके फलस्वरूप इस तरह की चीज़ें जो है टीचर्स के जीवन में हो पाए? तो ऐसा कोई वाकया? 2014 में एक धरना हम लोग का लगा था लखनऊ में, विधानसभा घेराव। उसके बाद करीब 10 दिन ये अनशन चला था हमारा। उसके बाद हम संगठन के सारे लोग थे। फिर उस टाइम हम लोग को 1000 मानदेय मिला था। तो 1000 मानदेय एक वर्तमान सरकार जो उस टाइम थी उन्होंने दिया था, तो कहीं ना कहीं संघर्ष का नतीजा था। फिर टीचरों के लिए एक और अभी जो मेडिकल कैशलेस की बात कही गई है, आपने देखा होगा 5 सितंबर को, तो वो भी हमारे संघर्ष का ही नतीजा था। आपको बताऊं 2017 में हमारी प्रदेश अध्यक्षा थी रेणु मिश्रा जी, उन्होंने मुंडन किया था। उस टाइम भाषा वर्तमान सरकार की दूसरी थी कि वित्तहीन शिक्षकों ने कुछ किया नहीं, ये उनके ये पूर्व जन्मों का कर्म है। और वो संघर्ष का ही नतीजा है कि आज हमको उसी शिक्षक दिवस पे, जब हमको ये बोला गया था कि वित्तहीन अपने कर्मों की सजा भुगत रहे, उसी सरकार ने और वर्तमान स्थिति में आज 5 साल बाद हमारे लिए कैशलेस का अनाउंस किया कि मेडिकल कैशलेस वित्तहीन शिक्षकों को भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष का ही नतीजा है जो हम लोगों ने संघर्ष करके पाया मेडिकल कैशलेस की सुविधा। 2027 के इलेक्शन भी सर पे हैं यूपी में। आपको क्या लगता है कि बहुत सारे चुनावी वादे किए जाएंगे, टीचर्स के लिए किए भी जाते हैं, तो क्या ये भविष्य में टीचर्स के लिए कुछ करने वाले हैं कि ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति बनकर रह जाएगा? देखिए, अगर वोट बैंक की राजनीति बनती है तो जनता है, उसको पता है कि फिर हमें बदलना है। तो इसके लिए अगर ये इसको ऐसे लेके चल रहे हैं कि वोट जाती, तो हम टीचर्स हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, कई बार हो चुका, अब तो परिवर्तन चाहेगा ही फिर, क्योंकि उसकी मजबूरी है। वो आर्थिक रूप से परेशान है, बहुत सी समस्याएं जो हमारे शिक्षकों का कार्य नहीं है वो भी हमसे कार्य कराए जा रहे हैं। जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उसमें भी हमें शामिल किया जा रही है। 1 महीने की छुट्टियां थी, अभी आपने देखा होगा, एग्जाम्स वगैरह में ड्यूटियों पे टीचर्स को लगा दिया गया। तो कई समस्याएं हमारे पास हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप बार बार आश्वासन देंगे तो हर चीज़ की भी एक लिमिट होती है। हमारा भी समय आएगा तो हम उसको परिवर्तित करेंगे। उत्तर प्रदेश इस समय उत्तम प्रदेश के तौर पे जाना जा रहा है। जी, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अब प्रदेश में औद्योगिक विकास हो रहा है, हर तरफ जो सुरक्षा है, ऐसी ऐसी बातें आप मीडिया के थ्रू भी जानते हैं, लोगों में भी ऐसी बातें हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए, खास करके वित्तहीन शिक्षकों के लिए ऐसा क्या किया है जिसके लिए आप उनकी तारीफ करना चाहती हैं? एक धन्यवाद देंगे। मेडिकल कैशलेस एक हमारे लिए एक अच्छी सुविधा है, क्योंकि जो हमारे शिक्षकों के पास वेतन मिलता है, रियलिटी है कि वो उसमें मेडिकल के दवा भी नहीं ओपीडी की सर्वाइव कर सकते। वो बचेगा तब तो मेडिकल पास जाएंगे। तो एक इसके लिए हम धन्यवाद देंगे हमारी वर्तमान सरकार को, योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने हमको वित्तहीन शिक्षकों को उसमें शामिल किया, प्राइवेट स्कूल वालों को शामिल किया, कि हम कम से कम अपने मेडिकल सुविधाएं तो ले सकें, उनसे हम सुरक्षित रहें। नहीं तो वो जो जिसके भरोसे वो चलते हैं, अपने खेत के भरोसे या किसी के भरोसे, वो भी चली जाएगी। और इसमें अगर परिवार के भी सभी सदस्यों को दी जा रही है तो एक बड़ा सपोर्ट वो भी है। मेडिकल से हम सुरक्षित हैं। हम मानते हैं कि 3 चीज़ के लिए आदमी आजकल जीता है। एक जीने के लिए, दूसरी हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई है मेडिकल। तो वो एक मेडिकल सुरक्षा, भविष्य तो अभी नहीं, मान लीजिए अगर हमें वेतन देते हैं तो भविष्य भी मेरा सुरक्षित है, लेकिन अगर ये सेकंड मेडिकल भी सोचा उन्होंने, तो इसके लिए विशेषता धन्यवाद के पात्र हैं कि हम वित्तहीनों को भी वहाँ रखा गया, इसके लायक समझा गया। अभी आपने कहा कि अगर वो वेतन भी देते हैं, आपका ये किस तरह का ये तरीका हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से प्रदेश सरकार मदद करे कि उससे वित्तविहीन जो विद्यालय हैं वो शिक्षक के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे? किस तरह से आप, उसका क्या एक तरीका है, मेथोडोलॉजी क्या होगी उसकी? एक ये हम लोग की डिमांड है कि समान कार्य का समान वेतन। अगर ये संभव नहीं है तो एक मानक के हिसाब से आप वेतन दे,
20,000 25,000 जो भी है कि आपको लगता हो कि आप अपने बजट से दे सकते हैं, एक यथासंभव एक वेतन आपकी तरह से निश्चित होना चाहिए कि हम अपने प्राइवेट स्कूल वालों को इतना देंगे, इससे कम में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे हर जगह आपने नियम बनाए, वैसे हम पे भी एक वेतन देके हमको सपोर्ट करें कि इस चीज़ के नियम से आपको ये वेतन मिलेगा, इस नियमावली से आपको मिलेगा, आपकी चयन प्रक्रिया ये रहेगी। तो हम कहीं ना कहीं, मेरा भविष्य उस वेतन से सुरक्षित होना है। 2014 में शिक्षक महासभा आपने ज्वाइन किया, जी। फिर 2021 में प्रदेश उपाध्यक्ष बनी। इस जर्नी में कोई एक ऐसा इंसान जिसने ऐसा साथ दिया हो कि जिसके नाते आपको लग रहा हो कि हाँ, आज हम जहाँ पहुँचे हैं उसमें उनकी बड़ी ही भूमिका है? वास्तविकता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश द्विवेदी जी, उनका इस संगठन में मुझे जोड़ने का और आज तक यहाँ तक पहुँचाने का उनका बड़ा योगदान है। क्योंकि हम आपको बताएं इंसिडेंट्स, पहली बार हम एक स्कूल की समस्या से ही रिलेटेड उनसे मिले थे, बाद में उनकी जो चीज़ें थी उनसे मुझे बहुत प्रभावित की, और आज तक जो भी हम इस लाइन में आगे बढ़े संगठन के नाते, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। यहाँ पे बनारस में जितनी लड़ाइयों में हम लोग ने बुलाया उनको, मूल्यांकन बहिष्कार में, तो एक जो गार्जियन की तरह सपोर्ट होता है, उनका गार्जियन की तरह मेरे लिए ये बड़ा सपोर्ट रहा है इस लाइन में संघर्ष के लिए, जो शिक्षकों के लिए हमने संघर्ष किया उसमें। बीएड पास करके युवा जब निकलता है तो उसके पास सरकारी नौकरियां उतनी है नहीं, प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो सैलरी नहीं। जी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के युवा को उबारने के लिए, उसके जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए आने वाले समय में आप लोग क्या करने वाले हैं? जी, आपको एक उदाहरण बताया, अभी रिसेंटली का है। अब जैसे हमारे टीचर्स को अभी उन्होंने जनगणना में ड्यूटी लगाई गई थी, तो मेरा मानना है कि एक ग्रुप सरकार ऐसा बनाए जो बेरोजगार है, जो उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं छोटे छोटे, 2 महीने 3 महीने, उन प्रोजेक्ट्स में उन युवाओं को जोड़े जो उनको रोजगार उस टाइम मिले। ठीक है, आप साल भर नहीं दे रहे, लेकिन जो किसी को रोजगार पहले से है, आप वेतन दे रहे, उसी को पुनः उसी कार्य में लगा के पेमेंट करना, इससे बेटर है कि आप कुछ ग्रुप बनाइए। जैसे नई योजना है, जनगणना का आपके पास कार्य है या अन्य कार्य है, तो उन जो नए युवा हमारे खाली हैं उनको रोजगार दिया जाए उस टाइम के लिए, कि वो प्रोजेक्ट पे काम करके अर्निंग कर ले, अपना आय कुछ हो जाए उनकी। लंबे समय से ये आंदोलन आप लोग का चल रहा है कि शिक्षकों के लिए एक समान काम समान वेतन होना चाहिए, लेकिन ये लड़ाई लड़ते लड़ते लगभग 10 साल तो आपको ही हो गए। तो ये लड़ाई अभी और कितना लंबी खींचेगी, या ये अंतहीन है, या इसको सच में कहीं ना कहीं इस पे विराम लगने वाला है? नहीं, अभी जैसे एक हमारे मेडिकल कैशलेस दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी और वर्तमान सरकार से हमारा निवेदन यही है कि कम से कम अब इसका अंत किया जाए। आप डबल इंजन की सरकार में हैं, आप चाहे तो केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों मिलके हमारे लिए काम कर सकती है। तो हम तो अभी यही निवेदन करेंगे कि हमारी समस्या का यही अंत हो, कि शिक्षक आपसे संतुष्ट हो और आपके आगे सपोर्ट करें, हम भी आपके सहयोग में ही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका अंत हम चाहेंगे कि वर्तमान में ही हो जाए, हम भविष्य में आश्वासन पे ना चलें, अभी वर्तमान में इसको दूर किया जाए, हमारी जो समस्याएं हैं उसको लेके। अब हम लोग रैपिड फायर राउंड की तरफ चलेंगे, तो सिर्फ आपसे हाँ या ना में उत्तर चाहेंगे। 3 सेकंड्स के अंदर में, वित्तविहीन टीचर्स को गवर्नमेंट सैलरी मिलनी चाहिए, हाँ या ना? जी हाँ। योगी सरकार टीचर्स के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। अभी नहीं। क्या आप कभी विधान परिषद या असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगी? विधान परिषद का हाँ। हिमालयन माउंटेनियरिंग पॉलिटिक्स से ज़्यादा टफ है? हाँ, पॉलिटिक्स टफ है। यूपी में टीचर्स की हालत अगले 3 साल में जनरली सुधरेगी, हाँ या ना? हाँ। क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड या पॉलिटिकल स्टेज का माइक, कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं? नेतृत्व के कारण पॉलिटिक्स का माइक। पहाड़ की रोप या पॉलिटिक्स की रोप, कौन ज़्यादा कभी कभी खींचती है? पार्डन, क्या आपने क्वेश्चन किया? पहाड़ की जो रोप है, जो रस्सी है, या पॉलिटिक्स की जो रस्सी है, कौन ज़्यादा कभी कभी खींचती है? कोई ना कोई तो खींचता ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा खींच रहा है आपको? पॉलिटिक्स के। बीजेपी, एसपी, कांग्रेस टीचर्स के लिए सबसे ऐसी पार्टी जिसके लिए आपको लगता है कि इन्होंने काम नहीं किया? अभी किसी ने नहीं किया, सबने आश्वासन ही दिया है। अगर एक दिन के लिए अगर आपको इस व्यवस्था को सुधारने का मौका मिले तो आपका पहला ऑर्डर क्या करेंगे? पहला शिक्षकों के लिए ही होगा, शिक्षकों की वर्तमान स्थिति से उनको उबारना, क्योंकि हमारे समाज का आधार है, इसलिए उनको वहाँ से समस्याओं से उबारना बहुत जरूरी है। आप एलएलबी हैं, तो घर में जब आप और आपके पतिदेव दोनों लोग होते हैं तो आर्गुमेंट में कौन जीतता है? सिंपल सी बात है, जब हम हैं तो हम ही जीतेंगे। वो सपना जो आपने यूपी के शिक्षकों के लिए देखा है, जो अभी पूरा नहीं हुआ, जिसके पूरे होने तक आप चैन से नहीं बैठने वाली? हमारे शिक्षकों का वेतन और उनकी सुरक्षा नियमावली।
इस पॉडकास्ट को जो लाखों टीचर्स जो थके हुए हैं, बिना सैलरी के बहुत महीनों से काम कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन छोड़ रहे हैं, उन्हें जो आप आज कहना चाहती हैं एक नेतृत्वकर्ता के तौर पे, क्या कहना चाहती हैं? नेतृत्व की आप धैर्य रखें। हम युवा अब आ रहे इसमें और परिवर्तन करेंगे, और हर की एक उद्देश्य, एक उम्मीद होती है। हम इस उम्मीद से रहें कि इसकी समस्या का हम जल्दी इसको लड़ के अपने संघर्ष के द्वारा इसको ख़त्म करके हम वो चीज़ पाएंगे जो आज तक हमने लड़ा है, वो जल्दी ही हम इसको समाप्त करेंगे अपनी समस्याओं को। विद्यालयों में उसकी जो बैकबोन है वो है बच्चों की फीस। वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल पे मैं बात नहीं करना चाहता, प्राइवेट स्कूल में इसके लिए क्या कोई नियमावली बनाए जिससे कि सच में एक सही तरीके से उनके पास रेवेन्यू आए, जिसके बाद उनको भी देने में दिक्कत ना हो, क्योंकि लाखों लाख रुपए बच्चों के बकाया रहते हैं, वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। तो क्या स्कूल्स को भी आपस में संगठित नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरे स्कूल से लाखों का बकाया करके आ रहा है तो हम उसको न लें? तो इसके तरह की, इस पे कभी आप लोगों की कोई राय नहीं बनी क्या? नहीं, हम लोग ने उसके लिए भी काम किया कि फीस भी एक तय होनी चाहिए। बाई चांस हमारे जैसे एक्सपेंसेस हैं, प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से मैनेज करता है, लेकिन ये एक नियम होना चाहिए। जो गार्जियन चला जाता है कि भाई हमसे फीस मांगी जा रही, तो हमको कहीं ना कहीं एक बैकअप हमें भी चाहिए। फिर हम कैसे उसको सर्वाइव करेंगे एज अ स्कूल मैनेजर? अगर आप बात करें तो हमें भी एक बैकअप चाहिए जो हम उसको लेके चलें। अगर हर चीज़ हम ही पे करेंगे तो हम स्कूल नहीं चला सकते। हमको हर, आप उद्योग देखिए या कहीं भी देखिए, तो शिक्षा ठीक है हम समाज के लिए, लेकिन हमें उस विद्यालय को चलाने के लिए भी आर्थिक रूप से सपोर्ट चाहिए। तो ये नियम जरूरी है, वास्तविकता है कि कितने मंथ की फीस के बाद हम बच्चों से मांगे या क्या करें। एक नियम ये भी होना चाहिए कि भाई हम पेरेंट्स हम पे ना कह दें कि अरे आपने फीस मांग दिया फिर बांध दें हमें। तो वो एक नियम होना चाहिए हमारे सुरक्षा के लिए भी और पेरेंट्स के सुरक्षा, दोनों की जगह को देखते हुए एक नियम ये दोनों से रिलेटेड बनना चाहिए। आप शिक्षकों की लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप ही से ये बात करना मुझे चाहिए। विद्यालय के प्रबंधकों की एक और समस्या है जो वहाँ का मैनेजमेंट जूझता है। टीचर अगर सैलरी आती है, जो भी उसकी सैलरी आती है, कम आती है ज़्यादा आती है, एक अलग विषय है, उसी दिन के बाद से वो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है और किसी दूसरे स्कूल को ज्वाइन कर लेता है। तो क्या इस तरह की चीज़ों पे भी आपके पास कोई ना कोई एक नियमावली, आप लोग उसके भी पक्ष में आना चाहती हैं कि नहीं आना चाहती हैं, कि सिर्फ शिक्षकों को ही आप मजबूत करना चाहती नहीं हैं? नहीं, आप देखिए, अगर विद्यालय, हमने बोला एक परिवार है, प्रबंधक, शिक्षक, बच्चे सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम सेवा नियमावली की जो बात कर रहे हैं, अगर शिक्षक वहाँ पे एक नियमावली के तहत रहता है तो वो छोड़ के जाएगा नहीं। अगर आपको अपने विद्यालय में सब कुछ मिल रहा है तो आप विद्यालय कभी छोड़ेंगे नहीं, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर आपको प्रबंधक से अच्छे संबंध है, आपके स्कूल अच्छा चल रहा है, आप फाइनेंशियली संतुष्ट हैं, तो कोई कंपनी या कोई विद्यालय कहीं छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता। तो हमारा यही कि अगर हम नियमावली में बंध जाते हैं, हमको नियमावली में बांधी जाएगी, तो हम विद्यालय क्यों चेंज करेंगे? एज अ शिक्षक कोई नहीं चेंज करना चाहता, हमारी सुविधाएं पूरी हो रही हैं, हमको संतुष्टि है अपने विद्यालय से, हम कभी, तो उसी के लिए हमें सेवा नियमावली चाहिए जिससे हम विद्यालय में लंबा रहेंगे। जैसे अभी आप मेडिकल कैशलेस की बात हो रही है, अगर हम मेडिकल कैशलेस देते हैं तो कहीं ना कहीं टीचर हमसे परमानेंट उस विद्यालय से जुड़ेगा, वो स्विच नहीं करेगा, क्योंकि हमको तो साल भर का कवर मिल रहा है। तो ये स्विच वाली कंडीशन जो एज अ मैनेजर डिस्टर्ब होता है कि 3 महीने बाद मेरा टीचर कहीं भाग गए या कुछ भी, तो वो दोनों के लिए है। ये परिवार को हम मान के चल रहे हैं कि अगर हमारा टीचर हमारे साथ है तो हमारा प्रबंधक भी सुरक्षित है। अगर प्रबंधक भी संतुष्ट है अपने लेवल पे तो हमारा विद्यालय और मेरे बच्चे और मेरे शिक्षक भी संतुष्ट हैं। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचरों के लिए कोई नियम रहे। टीचर तभी जाता है जब उसको कहीं समस्या आती है, आर्थिक रूप से या अन्य समस्या है। तो जब आप नियमावली में रखेंगे तो टीचर आपके साथ ज़्यादा दिनों तक लंबा ही रहेगा, वो रहेगा ही। आप गवर्नमेंट वालों को देखिए, कहाँ कोई जाता है, वो तो उन्हीं के साथ रहते हैं ना। तो वो नियमावली के तहत है, तो हमको भी एक नियमावली के तहत रखा जाएगा। ये कंडीशन प्रबंधक के साथ भी है कि टीचर कभी भी स्विच कर जाता है प्राइवेट स्कूलों में, और टीचर्स के साथ भी है कि कभी भी प्रबंधक हमें बाहर कर सकता है। इसी का एक रास्ता नियमावली है जो हम दोनों को एक स्थिर रखेगा एक जगह पे। तो इस तरह का कोई ड्राफ्ट आपने तैयार किया हुआ है जिसकी कुछ शर्तें अगर आप हम लोग के बीच में रखना चाहेंगे? हाँ, ये वो ड्राफ्ट है, उसमें पहले कुछ से ही चीज़ें जा हैं। चुकी हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ जैसे है। कुछ चीज़ें, अगर कुछ पॉइंट्स आपको याद हो जिसको नहीं, आप बताना उसमें चाहें। हम धारा परिवर्तन की बात करें, सेवा नियमावली में रख रहे हैं कि हम 3 साल से पहले या कैसे नोटिस पीरियड पे रखा जाए उसको, कैसे किस नियम के तहत उसकी पहले ज्वाइनिंग हो। तो जब ज्वाइनिंग हमारी नियम के तहत होगी तो दोनों सुरक्षित रहेंगे, ना प्रबंधक हमें हटा सकता है ना हम जल्दी इस विद्यालय छोड़ सकते हैं। उसके भी जा चुकी है वो, उसको भी हम शेयर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग में है हमारे पास।
स्कूल के जो ओनर्स हैं या स्कूल्स के ऊपर जो प्राइवेट स्कूल्स पे जो माफिया का जो एक तमगा लग रहा है कि स्कूल माफिया शब्द तैरता है हवा में, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कितना ये सही कितना गलत? प्राइवेट स्कूल वालों पे ही है। आपको जनरली एज अ गार्जियन हम बताएं, हम चाहते हैं कि हम अपने लेवल में अपने बच्चों को हायर जगह भेजें। अगर माफिया के पास, अगर उसने स्कूल डेवलप किया, तो अगर आपको एसी चाहिए तो कहीं ना कहीं फीस आपको मैनेज करनी ही पड़ेगी। एज अ गार्जियन हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि सारी सुविधाएं मिले, तो ये मेरा चॉइस है। बच्चे विद्यालय तो हमारे पास प्राइमरी भी है, हमारे पास सरकारी विद्यालय भी हैं, राजकीय भी हैं। तो जब गार्जियन ये कहता है कि स्कूल माफिया है, तो आप अपने बच्चों को सुविधा के अनुसार आप भेजते हैं, आप अपनी आर्थिक स्थिति से ही वहाँ भेजते हैं। कोई नहीं जो उस लेवल पर नहीं जाता वो क्यों नहीं वहाँ भेजता। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सुविधा है, हम कहाँ तक सोचते हैं हम वहाँ तक जाते हैं। और जब कोई ना कोई सुविधा जब बढ़ेगी तो उसके खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो वो वहाँ से फीस से ही आते हैं फिर। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप लोग स्वरोजगार करिए, स्व उद्यम करिए। अब एक उद्योगपति एक उद्यम लगाता है, फिर उसके ऊपर ये एक माफिया का टैग, जो कि शिक्षा माफिया, मतलब ये बड़ा अजीब ही शब्द है। एक तरफ शिक्षा और एक तरफ माफिया, ये दोनों का एक तरह से संयुक्त बोध। तो ये आपको क्या लगता है कि अगर आप कभी पावर में आए तो कभी सदन में इस तरह की बातें रखें कि हाँ, इस तरह के शब्द खास करके शिक्षा जगत में तो नहीं नहीं, यूज होने आपसे चाहिए? हमने कहा ना कि जो हम 70% सरकार का भार ले रहे, तो ये हमें वास्तविकता में उनको एहसास कराना है कि हम माफिया नहीं, हम शिक्षा का भार आपका ले रहे। अगर हम आपके 70% बच्चों की जिम्मेदारी जो हमारे सरकारों की होती है, अगर वो हम ले रहे, तो हमें माफिया नहीं, आप हमको शिक्षक ही समझिए। हमारे विद्यालयों को भी उसी स्तर पे रखें। हाँ, सुविधाएं आपसे नहीं ले रहे या अन्य चीज़ें अलग है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सहभागिता आपके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि शिक्षा माफिया, माफिया गलत ही शब्द है, शिक्षा उस स्तर पे ही नहीं है कि हम माफिया कहलाएं। हम तो शिक्षित कर रहे हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि कहीं स्कूल वाले कुछ और सिखा रहे हो, वो शिक्षा ही दे रहे, चाहे हमारे सीबीएसई स्कूल हो, चाहे हमारे यूपी बोर्ड के या कोई भी बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड, संस्कृत विद्यालय, सारे वो करता क्या, हम विद्यालय में शिक्षित ही करते हैं। हम आपके भविष्य को बना रहे हैं, जो बच्चे हमारे समाज के भविष्य हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, उनका हम भविष्य ही बना रहे हैं। तो ये शब्द ही गलत है। अब क्या कहा जा सकता है उसमें, लेकिन हम शिक्षित कर रहे हैं ना कि हम उसमें माफिया या कुछ अन्य वर्ड है। अभी आप एमएलसी की तैयारी कर रही हैं और लगभग जितने जो आपके ज़िले आते हैं आपकी कंस्टिट्यूएंसी में, उसमें आप उसके लिए मेहनत भी कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि जीत के कितने करीब हैं या जीत से कितने दूर हैं अभी? देखिए, हमने शिक्षकों के लिए संघर्ष किया है और अभी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे, पॉजिटिविटी आती है, लेकिन जब तक हम उनको कुछ करा नहीं पाएंगे, टीचर आपसे जुड़ेंगे नहीं, शिक्षक आपसे जुड़ेंगे नहीं, तो पहले तो हमें अपने संघर्ष को ध्यान देना है कि हम संघर्ष से पाते क्या हैं, उसके बाद ही हम परिणाम या अन्य चीज़ों पे पहुंचते हैं। पहले हम संघर्ष किस लेवल का कर रहे हैं, उसके बाद ही हम रिजल्ट पे आते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच पाएँ या क्या कर पाएँ। पहले हम कुछ कर तो लें। घर का कितना सपोर्ट है? आप राजनीति में इतना समय देती हैं तो किस तरह से इसको मैनेज करती हैं? जो आज हमें वो हमारे परिवार की ही देन है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे फिर हमारे माता जी हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। पूरा ही सपोर्ट है, मेंटली भी, फाइनेंशियल भी, हर तरीके से, कि हमें कभी कहा नहीं गया कि आप इतना समय दे रही हैं, बच्चे के प्रति जिम्मेदारी नहीं है। वो सारी जिम्मेदारियां हमारा परिवार ही, संयुक्त परिवार है हमारा, वो निभा रहा है। तभी आज हम आपके सामने और इतना संघर्ष कर पा रहे हैं, क्योंकि एक महिला होने के कारण अगर राजनीति में आप इतना समय दे रहे हैं, तो सबसे मजबूत या आपको कमजोर करने वाला भी आपका परिवार है और आपको मजबूत करने वाला भी परिवार है। तो ये धन्य हमारा, ईश्वर की कृपा है कि हमारा परिवार इस मामले में हमको बहुत सपोर्ट करता है। शिक्षक एक कॉमन शब्द है, जी। तो इसमें दोनों जेंडर हैं, आपके महिलाएं भी हैं और आपके पुरुष भी हैं। तो एक महिला होने के नाते आपकी गाइडलाइंस जो आने वाली हैं, या अगर कभी आप एमएलसी होती हैं तो अब महिलाओं के लिए क्या करने वाली हैं कि जिससे उनके जीवन में और उच्चतम सुधार हो सके? जी, आपने ये एक अच्छा क्वेश्चन किया। महिलाओं को, जैसे हम लोग विद्यालय जाते हैं तो महिला टीचर, अभी 45% हमारी सहभागिता महिला शिक्षिकाओं की है, और एक हम जिस समाज से आते हैं उसमें महिलाओं को सबसे सुरक्षित नौकरी मानी जाती है। उसमें हमने एक दो चीज़ें फेस की जो मेरे पास पहला पॉइंट आया। जैसे हमारे विद्यालय में महिला शिक्षिकाएँ आती हैं, उनके पास 2-3 साल के बच्चे हैं। हमारा समाज अब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहा है, जो जॉइंट फैमिली नहीं है, माता पिता नहीं रहते, दादी बाबा। महिलाओं को हमने देखा वो बच्चों को अपने साथ लेके चलती है, तो क्लास के टाइम भी बच्चा वो परेशान करता है,
तो एक माता होने के कारण ना हम माता का फर्ज निभा पा रहे हैं, ना एक शिक्षक होने के कारण हम अच्छे से शिक्षा दे पा रहे क्लास में। तो वहीं हमारा पहला अगर है, ईश्वर कृपा की और शिक्षकों का सहयोग रहा, अगर सदन में गए तो पहला मेरा यही रहेगा कि उन महिला बालिका विद्यालयों के लिए एक क्रच टाइप का बनाया जाए, जहाँ पे उन बच्चों को, जो शिक्षिकाओं के बच्चे हैं, उनको 2-4 घंटा वो उसमें रहें और वो सेफ रहें। क्योंकि या तो नैनीज के भरोसे वो घर पे रखें, किसी के भरोसे, जॉइंट फैमिली अगर नहीं है तो वो टेंशन है, बाई चांस 1-2 दिन भी लाए तो महिलाओं का टेंशन हमने देखा है, हम भी माता है, मेरा भी बेटा है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चलता रहता है, तो मेरा बच्चा सुरक्षित है और वो अच्छा एक एटमॉस्फेयर भी उसके पास है। अगर क्लास में आता है तो बहुत सी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखेगा, बुरी चीज़ें सीखेगा, हम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी, तो बालिकाएं विद्यालयों के लिए ज़रूरी है कि एक क्रच की व्यवस्था हो। दूसरा, एक और डिमांड है, जैसे लोगों ने मांग किया है कि माता पिता के मृत्यु के बाद जो 13 दिन हमारे कर्मकांड होते हैं, उसके लिए पुरुष शिक्षकों के लिए, माता पिता स्पेशली वर्ड ये यूज़ किया गया है कि उनको 13 दिन की छुट्टी या लीव दी जाए। आप ये बताएं, अगर हम 45% शिक्षिकाएं हैं तो क्या पुत्र वधू के बिना कोई पुत्र ये जिम्मेदारी, ये कर्मकांड निभा सकता है? नहीं। तो मेरा ये मांग है कि अगर आप ये माता पिता को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें ऑब्लिक सास ससुर को भी दिया जाए, क्योंकि मेरी भी एक, हम संस्कार सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी संस्कार सिखाते हैं कि सास ससुर की भी जिम्मेदारी एक वधू की है। तो हम इस नियम में भी हमें वधू को भी जिम्मेदारी में हमें देना चाहिए लीव, कि अगर माता पिता के साथ साथ अगर किसी शिक्षिका के सास ससुर है और उनको इस तरह का लीव दिया जाए 13-14 दिन, जो भी उनके कर्मकांड के लिए या हमारे विधियों के लिए दिया जाता है, तो शिक्षिका के सास ससुर को भी दिया जाए। ये एक जेन्युइन चीज़ है। तीसरा, अभी जो एक और चीज़ है, हम लोग की लीव होती है CCL, हमारे मैरिज लीव कहीं भी नहीं है। तो आप ये बताएं, हमारे लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ होती है शादी, हम जो एक अच्छा अनुभव, खुश, पूरी लाइफ का अच्छा चीज़ मानते हैं, इसको अच्छे एक संस्कार मानते हैं, उसके लिए लोग मेडिकल लीव लेके जाते हैं। तो आज तक किसी ने इस पे ये विचार नहीं किया कि हम अपने सबसे लाइफ के अच्छे दिन को हम मेडिकल में ले जा रहे हैं, तो उस लीव को एक मैरिटल लीव दीजिए, कि वो नाम ही रहे मैरिटल लीव, 2 दिन 3 दिन जो भी आप दें, वो मैरिटल लीव के नाम से दीजिए, कि हम वाकई उस दिन को अच्छा अनुभव करें, ना कि मेडिकल लीव माने। CCL हमें मिल रहा है तो CCL से एक इसको भी तो ऐड होना चाहिए। विदाउट मैरिड हम CCL पे कैसे? तो एक पॉइंट अभी तक शायद आपने भी नहीं, किसी ने ये आपसे बात रखी होगी कि एक लीव हमारे पास मैरिटल होना चाहिए, कि हमारी लाइफ के अच्छे दिन को, जो जिस दिन से हमारा एक नया परिवर्तन होता है, एक लाइफ अलग स्टेज पे जाती है, उसको हम खुशी खुशी मैरिड लाइफ के लिए मैरिड लीव ले, ना कि मेडिकल लीव या अन्य किसी लीव में उसको जोड़े। नहीं, आपने बड़ा अच्छा एक अभी बात आपने कही है ये वाली कि आपने या आपसे कुछ लोगों ने इस पे बात नहीं की, लेकिन अगर मैटरनिटी लीव मिलती है तो जो व्यक्ति फादर भी तो कोई बन रहा है, और हो सकता है पैटर्निटी है, तो पैटर्निटी उसके पे लिए भी क्या मांग है, इसकी उसके लिए प्रावधान भी है या उस पे अभी आप उसके लोग लिए बात कर रहे भी, हैं? उसके लिए भी है कि उसको भी होना चाहिए एक उतने टाइम के लिए, कि उसको भी होना चाहिए, वो भी एक डिमांड है। भाई अब फैमिली हमारी बिना माता पिता के तो बिना हो नहीं सकती, तो हम यही कह रहे हैं कि इसको हम शिक्षक में रखें, मतलब अगर ये ऑब्लिक में रखें कि अगर वो पेरेंट्स, एज अ फादर रोल है मेरा, तो फादर का भी रोल हमें मिलना चाहिए एज अ शिक्षक में, और मदर वाला रोल है तो मदर का भी होना चाहिए। इसको कहीं ऐसा डिवाइड ना कर दिया जाए कि नहीं नहीं मदर है तो मदर की बच्चों की जिम्मेदारी, इन दोनों की जिम्मेदारी है, तो दोनों को उस तरह से लीव मैनेज किया जाए। इस समाज को शिक्षक ही एक नई दिशा दे सकता है, लेकिन आज रितिका जी से बात करने के बाद ये लग रहा है कि सच में शिक्षकों के लिए नियमावली की अत्यंत आवश्यकता है। अब इस अंधियारे में एक दीपक में रितिका जी एक वर्तिका के तौर पे बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी, एक MLC के तौर पे शिक्षक इनको चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे, इस समाज में शिक्षकों के जीवन में फिर से उजियारा आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारे प्रश्न इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोग के बीच में छोड़े जा रहा हूं। और हमारे बीच में आज श्रीमती रितिका दुबे जी ने बहुत अपना अनुपम समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।